इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया यूएवी ड्रोन को, और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी गई थी और रात के समय में लगभग 2:30 बजे के समय में, और ईरान की तरफ से लगभग 300 क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो 170 ड्रोन थे और 110-120 बैलिस्टिक मिसाइल थी और 40-50 क्रूज मिसाइल थी। तो ये जो ईरान की तरफ से हमला हुआ है, इसमें इसराइल का कहना ये है कि हमने लगभग 90% जो ड्रोन मिसाइल भेजे गए थे हमारी तरफ, उनको हमने इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ख़त्म कर दिया। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम को चकमा देके नेगेव डिजर्ट, जो कि इसराइल के साउथ में पड़ता है, वहाँ पर वो हिट करी और उसमें उसने एक बेस को हिट कर दिया। एक जो लड़की है उसको चोट आई है, गहरी चोट आई है। बाकी अभी तक मौत किसी की नहीं हुई है। लेकिन इसराइल के ऊपर ये हमला जो हुआ है ईरान का, वो पहली बार है, और ये अब जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। ये जो अटैक है, इसमें ईरान का स्टेटमेंट आ गया जिसमें उसने कहा है कि उसने अटैक ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। यानी कि जो इसराइल ने अटैक किया था ईरान के कॉन्सुलेट में दमिश्क में, उसके बदले में ईरान ने ये अटैक किया है। ईरान का कहना यह था कि कॉन्सुलेट, क्योंकि हमारी ईरानियन टेरिटरी थी वो, तो अगर इसराइल ने हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला किया था तो हमको इसका बदला लेना था, जो कि हमने लिया। और इसके बाद ईरान ने सीधे कह दिया कि वो अब इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता, उसका बदला पूरा हो चुका है और वो अभी इससे संतुष्ट है। लेकिन उसने आगे धमकी भी दी है कि अगर इसराइल रेटिरेट करेगा ईरान के ऊपर, तो फिर जो ईरान है वो इससे 10 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ इसराइल के ऊपर प्रहार करेगा। अब ये सवाल ये उठता है कि जो ईरान ने अटैक किया है, क्या वो अटैक उसने सोच समझ के किया है? क्या उसको पता था कि उसकी मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जाएगी और इससे ज़्यादा तनाव नहीं होगा? एक संभावना ये है। लेकिन दूसरी संभावना ये है कि ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें छोड़ी थी, तो लगता है कि वो इसराइल के कुछ इलाकों को वाकई में निशाना बनाना चाह रहा था और कई लोगों की हत्या हो सकती थी, क्योंकि इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल खासतौर में इतनी 100 से ज़्यादा इस्तेमाल की ईरान ने अटैक में। तो अगर ये इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, अगर वो ढंग से वर्क नहीं करता तो बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी। ये जो अटैक ईरान का हुआ था, उसमें इसराइल को मदद मिली थी अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन की तरफ से। अमेरिका का कहना है कि उसका जो एयरबेस इधर पड़ोस के इलाके में, वहाँ से उसने कुछ ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया। जबकि जो यूके का बेस है सिप्रस में, वहाँ से भी यूके ने कुछ ईरानियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। और साथ में जॉर्डन के रास्ते से भी कुछ मिसाइलें इसराइल की तरफ जा रही थी, तो जॉर्डन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी कुछ ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। तो इसराइल की मदद इन देशों ने की थी और इसराइल की सरकार आग बबूला हो रखी है और वो कह रही है कि उसने अब बदला लेना है। इसराइल काच, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे इसराइल के, उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया था अगर ईरान उनके देश के ऊपर हमला करेगा तो इसराइल भी ईरान को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका इसराइल के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि आपको एस्केलेट नहीं करना है, क्योंकि आपका कोई व्यक्ति मरा नहीं और आपको कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ भी नहीं, तो इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका ने साथ में ये कहा है कि ईरान को हम सैंक्शन लगाएंगे उसके ऊपर, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके जो IRGC कमांडर्स, जो उसकी फोर्सेस है IRGC की, उसको हम उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और साथ में जो उसकी रॉकेट और ड्रोन इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। यूके का भी ये कहना है, यूके ने इसराइल से ये गुजारिश की है कि वो इसको एस्केलेट ना करे और हम ईरान को सज़ा देंगे और उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन आप स्ट्राइक मत कीजिए ईरान में, नहीं तो ये जो यहाँ पर टेंशन है वो लड़ाई में भी तब्दील हो सकता है। UN चीफ एंथोनियो गुतेरेस ने दोनों पक्षों से, ईरान और इसराइल दोनों से अपील की है कि वो यहाँ पर एस्केलेट ना करें मामले को। कल के दिन UN की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी और उसमें भी इस बात में चर्चा होगी। गुतेरेस ने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट है वो इस समय लड़ाई के बिल्कुल दौराहे में खड़ा है, कभी भी वहाँ लड़ाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा है कि जो इस पूरे क्षेत्र में अगर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो पूरा क्षेत्र इसके चपेट में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये समय है कि हम इसको डिफ्यूज़ करें और इसको डिस्केलेट करें। G7 जो कि एक ग्रुप है 7 इंडस्ट्रियल नेशन का, उन्होंने कहा है कि हम ये कंडेम करते हैं जो अटैक ईरान ने किया था इसराइल के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हम सब के सब जो G7 कंट्रीज़ है वो इसराइल के साथ खड़े हो रखे और इसराइल की सिक्योरिटी के प्रति हम प्रतिबद्ध है। क्योंकि जॉर्डन ने ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया,
तो उसने इसराइल के साथ कोऑपरेशन किया। लेकिन जॉर्डन का कहना ये है कि हमने कोई कोऑपरेशन नहीं किया, हमने क्योंकि ये जो मिसाइल थी ये हमारे एरिया एयर स्पेस से गुजर रही थी, तो हमारा जो एज ए रूल है कोई भी मिसाइल अगर किसी एयर स्पेस से गुजरती है तो उसको उसी समय इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देना चाहिए। तो हमने उसी रूल के हिसाब से ख़त्म किया, हमने इसराइल के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया, ये जॉर्डन का कहना है। और जॉर्डन के जो सरकार है उसने उसके जो प्रधानमंत्री है बिसर कसनवा, उन्होंने कहा है कि एस्केलेशन अब इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा हम सभी लोगों के लिए ये। अभी जब इसराइल स्ट्राइक अगर करेगा ईरान के ऊपर तो वो कहाँ कर सकता है, अभी एक संभावना है कि इसराइल जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की वहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है। तो जो ये जो एजेंसी है जो जिसका काम है एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करना, तो उसके जो चेयरमैन है उनका कहना ये है कि हम 1-2 दिन के लिए अपने जो स्टाफ है उनको यहाँ से खाली करा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसराइल ये जो न्यूक्लियर साइट ईरान में है उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो ग्रोसी का ये जो कमेंट है उसके बाद लगता है कि इसराइल का एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है ये जो न्यूक्लियर साइट है। तो इसराइल उसका लंबे समय से कहना ये है कि जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते ईरान के ऊपर कई सालों से सैंक्शन लगाए अमेरिका और इसराइल और कुछ यूरोपियन देशों ने मिलकर सैंक्शन लगा रखा है, जिसका कीमत ईरान को चुकानी पड़ी है और उसकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब प्रेशर के बावजूद ईरान अभी भी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका चालू है और खबरें ये आ रही है कि उसका जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तक कि कुछ सालों या कुछ महीने के अंदर ही वो बम बनाने की काबिलियत ईरान के अंदर आ चुकी है। कुछ को कहना है तो ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ भी चुका है अभी तक। न्यूक्लियर फैसिलिटी में इसराइल अगर अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगा ये, और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है इसराइल को कि आपको किसी भी न्यूक्लियर साइट में अटैक नहीं करना है। इससे पहले इसराइल ने कुछ देशों के न्यूक्लियर साइट में अटैक किया था, जैसे कि इराक 1981 में सद्दाम हुसैन की जब गवर्नमेंट थी इराक में, तो उस समय इसराइल ने जो इराक का न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर अटैक किया था। इसके अलावा 2008 में जो सीरिया वहाँ पर भी एक न्यूक्लियर साइट थी उसको भी तबाह कर दिया था इसराइल ने। तो इसराइल पोटेंशियल टारगेट दिखता है न्यूक्लियर साइट को ईरान का। दूसरा, अभी तक जैसे कि ये जो दोनों देश है ईरान और इसराइल अक्टूबर 7 से पहले ही एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इन्होंने कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया था डायरेक्टली। ईरान जो कि 1979 के बाद से इसराइल के एक सख्त दुश्मन देश है, इसराइल को ख़त्म करने की बात करता है वो ईरान। इसराइल भी ईरान का बड़ा दुश्मन है और ईरान के जो इधर प्रॉक्सी ग्रुप है उसके ऊपर इसराइल लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे के ऊपर ना तो इसराइल ने ईरान के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक किया था, ना ही ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक किया था। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया। ये जो एक पैटर्न था, जो एक शैडो वार थी अभी तक पिछले 20-30 सालों से चली आ रही, वो शैडो वार ख़त्म हो गई। अब ईरान ने सीधे डायरेक्टली इसराइल के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। तो ये जो एक पैटर्न था वो ख़त्म हो गया। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस क्षेत्र में उभर के आ रहा है। संभावना ये है कि ये जो क्षेत्र अब लड़ाई के चपेट में आ जाएगा, क्योंकि इसराइल ऐसा देश है जो कि उसके अगर इसराइल के ऊपर अटैक होता है तो इसराइल उस अटैक का ज़रूर बदला लेता है, चाहे वो अक्टूबर 7 का अटैक हो या कोई दूसरा अटैक हो। अमेरिका की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। अमेरिका ने जैसे 1992 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था, सद्दाम हुसैन ने ताकि अरब देश बढ़ जाए तो उसने क्या किया था, उसने इसराइल के ऊपर स्ट्राइक किया था इराक की तरफ से। तो इसराइल इराक के ऊपर रेटिरेटरी स्ट्राइक करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया था इसराइल को और कहा था कि अभी आप स्ट्राइक करोगे तो ये जो अरब देश है ये बढ़ जाएंगे और हमारे जो साथ ये छोड़ देंगे। अभी क्या अमेरिका दोबारा से जो उसने 1992 में इसराइल के ऊपर कोशिश से उसको मनवा लिए थी, क्या वो दोबारा से जो अमेरिका बात कर रहा है कि इसको एस्केलेट नहीं करना है, क्या वो 1992 जैसा मूवमेंट इस समय भी है? क्या इसराइल अमेरिका की बात मानेगा? ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि जो स्ट्राइक हुआ था, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि इसमें 300 से ज़्यादा मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या है। ये इतना अटैक तो रसिया भी यूक्रेन के ऊपर नहीं करता है जितना ईरान ने किया था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो ड्रोन मिसाइल ये इतने सारे भेजने का क्या वजह रही होगी? ईरान ने इतने सारे इकट्ठा इतनी मिसाइलें को क्यों भेजा? एक संभावना ये है कि ईरान ड्रोन भेज के वो जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसको वो उलझाना चाहता था,
वो चाहता था कि जो ये आयरन डोम सिस्टम है इसको पता लगाया जाए कि ये कितना वाकई में इस कितने मजबूत है ये आयरन डोम सिस्टम, ताकि ईरान टेस्ट करना चाह रहा था ये सारी चीज़ों को, और उसको लग गया है कि अब ये जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वाकई में काफ़ी मजबूत है। हालांकि कुछ लूप होल्स है जो कि उसका देखने को भी मिला, जैसे नेगो डिजर्ट में जो बेस है उसको हिट हो गया था वो, तो कुछ लूप होल अभी भी इस इसराइल डिफेंस सिस्टम में मौजूद है इस समय। और दूसरा ये जो हम देख लेते कि जो मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी। जो ड्रोन थे वो अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। दो प्रकार के ड्रोन होते हैं, दोनों सही ड्रोन फैमिली के आते हैं, लेकिन एक ड्रोन हल्का चलता है, यानी कि वो ईरान और इसराइल के बीच में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है, तो वो जो ड्रोन है वो 6 घंटे में दूरी तय करता है। जबकि जो दूसरा ड्रोन होता है वो एडवांस ड्रोन है और वो 2.5 घंटे में कवर कर देती है डिस्टेंस इसराइल और ईरान के बीच में। अभी तक क्लियर नहीं है कि हल्का ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था कि एडवांस ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था। दूसरा जो क्रूज मिसाइल, उसको लगभग 40-50 की संख्या में इस्तेमाल किए गए थे। क्रूज मिसाइल भी ज़्यादा कोई एडवांस वेपन नहीं है और उसको भी आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक वेपन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरान ने 100 से ज़्यादा छोड़ी थी इसराइल के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल साउंड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती है, यानी कि वो 10-15 मिनट में ही ईरान से इसराइल तक पहुँच जाती है। 10-15 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के अंदर वो घुसने में कामयाब हो गई, और जो नेगेव डिजर्ट में जितना नुकसान हुआ वो सब बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर बहुत ख़तरनाक वेपन है जिसका ईरान ने बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया।